हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का कोनिक सेक्शन के अंतर्गत एक पार्ट और आ रहा है जिसका नाम है एलिप्स। एलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं और ये सर्कल की तरह होता है, लेकिन सर्कल से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप लोगों ने एक आकृति देखी अंडे के आकार का, इसका आकृति होती है, ठीक है, यानी सर्कल से थोड़ा सा डिफर। तो एलिप्स को जब हम लोग अक्षों पर बनाते हैं तो एलिप्स की आकृति सर्कल की तरह बोला तो जाता है लेकिन होता नहीं सर्कल की तरह। देखिए, जैसे ये एक्स अक्ष को डिनोट कर रहा है, अभी साइलेंट हो जाए, एक्स डैश, और ये लाइन है वाई वाई डैश। अब जब भी कभी हम लोग एलिप्स का फिगर बनाते हैं तो सर्कल से डिफर होता है, इस टाइप का एलिप्स बनता है ऐसे, ठीक है। सर्कल आपका होता है इस तरह से, बिल्कुल। अभी सबसे पहला पार्ट आपने सर्कल ही पढ़ा था, उससे डिफरेंट है। एलिप्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस चीज़ों को देखना है, कहाँ कहाँ पर कौन सी लंबाइयाँ देखनी है, कहाँ फोकस होगा, सारी चीज़ें एलिप्स के अंदर है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें पैराबोला की तरह दो नियताएं होती हैं, ठीक है। इसमें दो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स ए डैश। अगर एक्स अक्ष पर देखेंगे, वाई अक्ष पर देखेंगे तो यहां पर भी शीर्ष पाए जाएंगे, बी डैश। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पैराबोला की तरह एक जनरेटिंग पॉइंट लिया जाता है, उस जनरेटिंग पॉइंट को पी पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर पी, जो हमेशा एक्स कॉमा वाई ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर इस पी बिंदु से दो फोकस आएंगे, एक फोकस एस होगा जिसको S1 कहते हैं या एस और एस डैश भी कहेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट a,0। तो यहाँ एक नया शब्द जुड़ गया, ए ई को मैंने उत्केंद्रता बताया था पैराबोला में, जिसकी वैल्यू 1 होने की वजह से वहां पर कम दिखता था वो। तो यहाँ पर जो फोकस आएगा a,0 कहा जाएगा। दूसरा फोकस में एक और बनेगा यहाँ, जिसको S2 कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट इसी से लिए जाएंगे -AE,0। तो एलिप्स में दो फोकस हो गए, पैराबोला में एक ही फोकस था, ठीक है। फिर इसके बाद ये जेड डैश है आपका, इसको के डैश कहते हैं, पॉइंट चेंज कर लीजिए। अब जैसे पैराबोला में एक लाइन हम लोग ड्रा करते थे इस टाइप, ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसको एम कह दिया। तो एक लाइन इस साइड भी ऐसे परपेंडिकुलर आती है, इसे एम डैश कहते हैं, ठीक, क्योंकि जो रिलेशन आएगा पीएस और पीएम से ही आता है। इसके बाद यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये इतनी लेंथ, यानी ए से ए डैश के बीच की दूरी भी आपको बताना है, यहीं से क्वेश्चन रहता है। तो ए से ए डैश के बीच की दूरी को हम लोग 2a कहते हैं। तो इस बिहाफ पर वर्टेक्स ए के जो कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 होता है, अपोजिट दिशा में डायरेक्शन में -a,0। अब अगर हम y एक्सिस पर देखें तो y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है, इसीलिए देखिए यहाँ पर a और b दिया गया था, ठीक। तो ये इतनी दूरी यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, इस जगह से हम देखते हैं, तो ये डिस्टेंस 2b कहलाती है। और इस 2b को दो पार्ट में जब तोड़ते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बनता है 0,b और यहाँ पर 0,-b, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका पॉइंट्स बनाना चालू करेंगे तो सबसे पहले जब भी हमको कोई भी एलिप्स का इक्वेशन मिलेगा तो हमको यही देखना है कि ए और बी में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो समझ जाना कि एलिप्स का जो फिगर बनना है वो यहाँ पर ऐसे बनेगा, एक्स अक्ष पर ऐसे रहेगा, ठीक है।
अब हम आपको और समझा देते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको हम लोग कहते हैं दीर्घाक्ष, मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको कहते हैं लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, फोकस 1, फोकस 2, इसके बाद वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पर शीर्ष, ये सब इक्वेशन बताएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। यहाँ पर इस सभी की हेल्प से अगर हमें कभी इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं PS इज इक्वस टू EPM। इस बार यहाँ पर E की वैल्यू आपको 1 नहीं करना है क्योंकि E की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी आपकी, समझे? E की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम होगी, 1/2 हो सकती है, 2/3 हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो अब हमें E की वैल्यू निकालना भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ आई कि सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है इसमें? पहला पॉइंट यही बनता है कि आपको हम एक समीकरण देंगे और पूछेंगे कि बताइए इस समीकरण की सहायता से कि इसके द्वारा जो बनने वाला दीर्घवृत्त है उसके वर्टेक्स क्या है, उसके निर्देशांक क्या है, उसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है। इस टाइप से सारी एंट्रियाँ आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, फिर इसकी भी इक्वेशन पूछी जाएगी, ये जो आपने Z और Z डैश और K डैश लिया है। ठीक है, इसकी भी इक्वेशन आपको ये बताएगा। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को बनाइए। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिया और उसमें A छोटा हो गया और B बड़ा हो, ठीक है, तो जब A छोटा होगा और B बड़ा होगा तो उस कंडीशन में ये फिगर पलट जाएगा। कैसे पलटेगा? Y एक्सिस की तरफ रोटेट होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, फिर इस टाइप से एलिप्स बनेगा। इस बात का ध्यान रहे। जस्ट अपोजिट। अब जो डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो इस साइड हो जाएगी। फोकस इसका यहां से आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। इसको S1, इसको S2 बोलेंगे। इसके बाद इसके वर्टेक्स यहां पर होंगे, B डैश और B। इसका एक वर्टेक्स यहां मिलेगा, A डैश। फिर यहां से एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी। बेटा हंसी मजाक मत करो, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, फिर पढ़ाई समय पढ़ाई चल रही। ये PM हो गया और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर भी इस लाइन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां पे भी बनेगा, नियता का समीकरण यहां पर भी बनेगा। ठीक है, एक लाइन और मैंने पैराबोला में खींची थी, उस लाइन का नाम था, इसी जगह से खींची जाती है ऐसे, इसको LL डैश कहते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की माप। उसमें 4A था, इसमें कुछ और आएगा। क्लियर है? नाभि लंब की लंबाई। क्लियर है? वैसे ही इसमें भी यहां पर भी LL डैश आएगा। ठीक है, इसको भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की माप कहते हैं। अब जब आपका एलिप्स या दीर्घवृत्त Y एक्सिस पर बनता है तो उसमें कोऑर्डिनेट में चेंजमेंट आता है। जो कोऑर्डिनेट आप X एक्सिस की तरफ रख रहे थे वो सब Y एक्सिस पे रखना है। जैसे यहां पर है 0, BE, इधर है Y एक्सिस पर वैल्यू रखेंगे। यहां पर 0, BE,
इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -b, यहां पर कोऑर्डिनेट होगा a, 0, ये x अक्ष है, a पहले आएगा तो यहां पर होगा -a, 0, ठीक है। अब इसमें कितने नाम आएंगे, कितने कंटेंट होंगे वो समझेंगे हम लोग, और ये सब सुने भी जाएंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है कि कोई भी एलिप्स का इक्वेशन आया तो आपको ये पता लगाना है कि उसका एक्सिस क्या है, अक्ष क्या है। नंबर 2, वर्टेक्स, शीर्ष a अगर एक्स अक्ष पर है। फिर यहां पर फोकस नहीं होगा, फोकाई इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं नाभियां, याद रहेगा क्योंकि बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा हो गया। तो ये हो गया आपका, इसको हिंदी में कहते हैं नाभियां, जो है S1 S2 या SS- भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नंबर 4 पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, जो कि यहां से यहां तक देखी जाएगी, और दोनों में। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आता है, इसी में मेजर एक्सिस, जो कि 2a है। मेजर एक्सिस का मतलब है कि जो आपने एलिप्स बनाया है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो जहां पर ज्यादा एरिया, जिधर ज्यादा फैला होगा एलिप्स, उसको मेजर बोलते हैं। जहां पर वो दुबला होगा, पतला होगा, उसको माइनर कहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 6 है, माइनर एक्सिस। फिर आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एलिप्स, सॉरी हाँ ठीक है, एलिप्स। एलिप्स के भी प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक होंगे। जैसे आपके पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे, सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था, ऐसे ही आपके एलिप्स में भी 7वें नंबर पर पॉइंट आएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक। फिर इसमें आएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण ध्यान रखेंगे। तो इसको लिखेंगे नंबर 8 पर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी पूछूंगा, अभी किसी की आवाज नहीं निकलेगी फिर इसी में। नियता का समीकरण, तो इसमें नियता का समीकरण इधर भी होगा और इधर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, हर चीज के दो दो पार्ट हैं। जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस का होगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद लास्ट में आता है फोकल रेडियस। यहाँ पर एक नई चीज जुड़ती है, फोकल रेडियस, जिसे हम लोग कहते हैं नाभीय त्रिज्या। तो इसमें पॉइंट्स बढ़ेंगे। 9 नंबर का पॉइंट आया फोकल रेडियस, नाभीय त्रिज्या। सबसे लास्ट में 10वां पॉइंट आता है जर्नल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जर्नल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। यानी कि आप बताओगे कि एलिप्स का केवल यही एक समीकरण नहीं होता। यानी जैसे हम लोगों ने पैराबोला में देखा कि बड़े बड़े समीकरण आ रहे थे, जब आप होल स्क्वायर कर रहे थे तो उसमें बड़े बड़े समीकरण आ रहे थे। तो ऐसे इसमें भी है कि अगर आपके कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी बहुत एक बड़ा समीकरण आ सकता है, ठीक। तो उसको हम लोग कहते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स,
दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। तो 10वें नंबर का पॉइंट है जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर इतने सारे कंटेंट इंक्लूड हैं विद फिगर। ठीक है। अब जैसे हमें इनके नाम लिखने हैं, इन सारों के, एक चीज और बची है, उत्केंद्रता भी अब की बार निकालना पड़ेगा हम लोगों को, इसेंट्रिसिटी भी निकालनी पड़ेगी। और 11वां पॉइंट बनेगा, 12वां पॉइंट ये बनेगा रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, यानी ए बी और ए में संबंध। तो एक पॉइंट और है 11 नंबर पर, ई नया शब्द आया है, इसे कहते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी एमसीक्यू में भी अगर एक क्वेश्चन में देना है एलिप्स का, तो हम कह देंगे, एक एलिप्स का एक क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे दिए गए दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होगी, आपको निकालना रहेगा। ठीक है। तो उत्केंद्रता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसेंट्रिसिटी, हिंदी में उत्केंद्रता कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। ठीक है। अब जैसे हमें पॉइंट लिखने की बारी आई, तो जैसे हमने एक्सिस, तो आपने बताया एक्स एक्सिस, कैसे एक्स एक्सिस बताया, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। एक्स एक्सिस हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, जब ए बी से, याद रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स कैसे बताएंगे, वर्टेक्स को ज्वाइंट करके बताते हैं, ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसके कोऑर्डिनेट भी ऐसे हमको मिलेंगे, प्लस माइनस यानी दो निर्देशांक, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है। फिर नाभियों के निर्देशांक, इसको भी ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये फोकाई हो गई। ठीक है, नाभियों के निर्देशांक। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये फिक्स है 2b² ए, अगर ए बड़ा है बी से तो 2b² ए, ये फिक्स है। जैसे उसमें 4a फिक्स था, उसमें 4a, किसमें 4a आता था, अभी क्या पढ़ रहे थे इससे पहले, पैराबोला। पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम था 4a। ठीक, यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा 2b² ए, क्या रहेगा, 2b² ए। इसमें जो कुछ भी आएगा सब ए और बी से ही आता है, इसमें एलिप्स में जो कुछ भी आएगा ए और बी से ही आएगा, सब कुछ ए और बी पे डिपेंड है। मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। ठीक है। अब कहीं पर आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दे दिया, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दो वैल्यू केवल दे दी, और कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, आसानी से निकाल लेंगे भाई, ए और बी की वैल्यू आ गई, यहां रख दो, दीर्घवृत्त का समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है। फिर आ गया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, इसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे रिजल्ट 1 आए। तो इसमें क्या है, a cos थीटा और b sin थीटा रखते हैं। इस समीकरण में a cos थीटा x की जगह और y की जगह b sin थीटा रख दो, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ये बच्चे को पहले से रटा होना चाहिए कि अगर एलिप्स है तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो सबको पहले से याद रहे। वहां कैलकुलेट करने लगोगे तो बेटा अगर आपको हंसी आ रही तब बाहर चले जाओ, क्या मजाक नहीं चल रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान दें, इसमें जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वो चूंकि पैराबोला एलिप्स एक्स एक्स पर है, तो एक्स एक्स पर एक्स की ही वैल्यू बनती है। तो एक्स बराबर प्लस माइनस a अपॉन ई,
x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, यानी प्लस का है तो x बराबर ए अपॉन ई इसका हो गया, माइनस का है तो x बराबर माइनस ए अपॉन ई इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई फोकल रेडियल। तो मैं आपको बता दूं फोकल रेडियल इसी से बनता है, इसका जो e है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं फोकल रेडियल को ई एक्स इज इक्व टू प्लस माइनस ए। तो इसे दो बार लिखते हैं, एक बार ई एक्स प्लस ए और एक बार ई एक्स माइनस ए। तो इसे कहते हैं फोकल रेडियल। जो कुछ आएगा ई और एक्स के बीच में रहेगा। अगर एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर होता तो एक्स की जगह वाई आ जाता, ए की जगह बी आ जाता। ठीक है, इतने का डिफरेंस रहेगा। फिर बात आई जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये उसी तरह आएगा जैसे हम लोगों ने पैराबोला बनाया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, फिर स्मॉल ई, और फिर यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स है। अब देखिए, जब हम लोगों ने सर्कल पढ़ा तब भी ये फॉर्मूला आ रहा था, और जब हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा तब भी ये फॉर्मूला आ रहा था। फर्क क्या पड़ गया, एक नया शब्द जुड़ा, ई की वैल्यू। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उत्केंद्रता का, उत्केंद्रता का फॉर्मूला इन्होंने डिसाइड किया, ई बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। कैसे बनाते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ध्यान देना, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अगर ए बड़ा होगा तो ध्यान ये रखना कि एक्स अक्ष पर होगा तो ए हमेशा यहाँ नीचे आता है, यही इसकी पहचान होती है। छोटी वैल्यू हमेशा अपॉन में रहेगी। अब जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ध्यान देना, ये इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोगों को करना क्या है कि बी को इधर ले आइए तो माइनस का इधर आ प्लस, ये दोनों लोगों को इस साइड ले आई थे, माइनस के हो जाएंगे तो एक रिलेशन आएगा बी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये रिलेशन है। कभी भी आपको ध्यान ये रहे कि ए और ई की वैल्यू दी गई है, बी नहीं पता है, ये फार्मूला सबसे जल्दी से आपको बी की वैल्यू निकलवाएगा। तो ये अंतिम फार्मूला है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। 12वां रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। तो आप ध्यान रखेंगे बी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट करिए और इसको याद करना पड़ेगा सबको।